तो मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में व्यर्थ टीम टाम में खर्चा मत करो। वो बुजुर्ग कहने लगे, आप ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफी लंबी थी। मेरे ख्याल से नाक की सबसे ज्यादा हिफाजत इसी देश में होती है। या तो नाक बहुत नरम होती है या छुरा बहुत तेज, जिससे छोटी सी बात से भी नाक कट जाती है। ये छोटे आदमी की नाक बहुत नाजुक होती है। छोटा आदमी अपनी नाक को छुपाकर क्यों नहीं रखता? कुछ बड़े लोग जिनकी हैसियत है वो लोग तो इस्पात की नाक लगवा लेते हैं, चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजारी में जेल हुआ है, औरत खुलेआम दूसरे के साथ बॉक्स में सिनेमा देख रही है। लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो चुका है। लोग उस तरह लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी फिट है और शोभा बढ़ा रही है। स्मगलिंग में पकड़े गए हैं, हथकड़ी पड़ी है, बाजार में से ले जाए जा रहे हैं। लोग नाक काटने को उत्सुक हैं, पर नाक को ये तिजोरी में रखकर स्मगलिंग करने गए थे। पुलिस को खिला पिलाकर बरी होकर लौटेंगे, फिर नाक पहन लेंगे। जो बहुत होशियार हैं वो लोग नाक को तलवे में छुपा कर रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक ही नहीं मिलती। नातिन की उम्र की 2 लड़कियों से बलात्कार कर चुके हैं। जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं। लोग नाक काटने को उतावले हैं, पर नाक ही नहीं मिलती। वो तो तलवे में है। कोई जीव शास्त्री अगर इनकी नाक की तलाश भी कर दे तो तलवे की नाक काटने से क्या होता है? नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब होता है ना? और जो लोग नाक रखते ही नहीं उन्हें तो कोई डर ही नहीं। 2 छेद हैं जिनसे सांस ले लेते हैं। कुछ नाकें गुलाब के पौधे की तरह होती है, कलम कर दो और अच्छी शाखा बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसी फूल वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी। जब इनकी खुशबू कम होने लगती है तो ये कलम करा लेते हैं, जैसे किसी औरत को छेड़ दिया और जूते खा गए। जूते खा गए अजीब मुहावरा है यार। जूते तो मारे जाते हैं, वो खाए कैसे जाते हैं? मगर भारतवासी इतना भूखमरा है कि वो जूते भी खा जाता है। खैर, नाक और तरह से भी बढ़ती है। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े दुखी थे। बोलने लगे, हमारी तो नाक कट गई। हमारी लड़की ने भाग कर एक विजातीय से शादी कर ली। हम ब्राह्मण और लड़का कलाल, नाक कट गई। मैंने उन्हें समझाया, अरे कटी नहीं है, कलम हुई है। 3-4 महीने रुक जाओ और लंबी बढ़ जाएगी। 3-4 महीने बाद मिले तो नाक और लंबी बढ़ गई थी। मैंने कहा, क्यों जी, नाक तो लंबी मालूम होती है? तो बोले, हाँ कुछ बढ़ गई है। काफी लोग कहते हैं कि आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, और कुछ बिरादरी वाले भी, इसलिए नाक कुछ बढ़ गई है। खैर, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कई साल तक अपने शहर की नाक रहे। उनकी नाक अगर कट जाए तो सारे शहर की नाक कट जाती है। अगर उन्हें सांसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर नट्टा हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया था, वहां कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि फला साहब के क्या हाल है, वो तो इस शहर की नाक है। तभी एक मस्करा उठकर बोला, हाँ साहब, वो अभी भी इस शहर की नाक है, मगर चीन की हुई। तो पर बात मैं अभी उन सज्जन की कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठे, पर लड़की की शादी अभी भी पुराने ठाट से ही करना चाहते हैं। मतलब पहले वो रईस थे, यानी मध्यम हैसियत के रईस, अब गरीब थे। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा दोनों एक तरह का होता है। दोनों बौखला जाते हैं, किससे उधार लेकर खा जाए ठिकाना नहीं। बिगड़ा घोड़ा किसे कुचल दे ठिकाना नहीं। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ। अरे मैं तो मस्ती में डोलते आते सांड को देखकर भी सड़क के किनारे की इमारत के बरामदे पर चढ़ जाता हूँ। बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका तो आदर करना चाहिए, है ना? तो मेरे सामने जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग बैठे थे वो प्रगतिशील थे। लड़की का अंतरजातीय विवाह कर रहे थे। वो खत्री और लड़का कांदकुब्ज। वो खुशी से उनका विवाह कर रहे थे, पर विरोधाभास ये था कि लड़की की शादी वो ठाट से ही करना चाहते थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक परंपरा से छूट जाते हैं पर दूसरी परंपरा से बंधे रहते हैं। रात को शराब की पार्टी से ईसाई दोस्त के घर पे आ रहे हैं।
पर रास्ते में अगर हनुमान का मंदिर मिलेगा तो थोड़ा तिलक भी सिंदूर का जरूर लगा लेंगे। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था। जब भी हम घूमने निकलते तो मंदिर देखकर कह उठते हरे राम, बाद में पछताते भी थे। तो मैं इन बुजुर्ग को समझा रहा था कि रुपए आपके पास है नहीं, कर्ज लेकर शादी का ठाट बनाएंगे तो चुकाएंगे कहां से। लड़का कांडकुब्ज है, अगर बिरादरी में शादी करता तो कई हजार उसे मिलते। जब आप इतना नया कदम उठा चुके हैं कि अंतर जातीय विवाह कर रहे हो तो विवाह भी नए ढंग से करो। लड़के शादी के बाजार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल और हरियाणा की भैंस ऊंची कीमत पर बिकती है ना। लड़का लड़की के प्रेम के लिए इतना त्याग तो कर ही चुका, ऊपर से कहता है अदालत जाकर शादी कर लेते हैं, फिर एक पार्टी दे डालेंगे। मेरी बात मानिए, आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर के रास्ते में आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी कर डालिए, फिर 300-400 रुपए की पार्टी दे डालिएगा। लड़के को एक पैसा नहीं चाहिए, लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर शादी 1000 में हो जाएगी। वो कहने लगे मगर रिश्तेदारों को तो बुलाना ही होगा, फिर वो आएंगे तो उनकी इज्जत के ख्याल में सजावट, खाना, भेंट वगैरह देनी होगी। मैंने कहा रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? वो तो यहाँ पर है नहीं। वो है कहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो पंजाब में है, 3 करीबी रिश्तेदार पटियाला में हैं, कुछ आगरा में हैं, कुछ दिल्ली में हैं। मैंने कहा पटियाला वाले को जब आपका निमंत्रण पत्र मिलेगा तो वो पहले तो आपको 10 गालियां देगा। मई का ये मौसम, इतनी गर्मी, लोग तड़ातड़ लू से मर रहे हैं, और ऐसे में खर्च लगाकर जबलपुर जाओ, कोई बीमार पड़ जाए तो और मुसीबत है ना। पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पत्र पाकर खुश नहीं दुखी होगा, बल्कि अगर निमंत्रण पत्र नहीं मिला तो वो खुश होगा, बाद में बात बनाएगा, कहेगा कि डाक की आजकल इतनी गड़बड़ी हो गई है कि आपका निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला, वरना ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ हम ना आते। मैंने कहा हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी दूर के रिश्तेदार का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है तो मैं घबरा उठता हूँ। सोचता हूँ 11 रुपए में जो ब्राह्मण शनि उतार दे, 25 रुपए में सगोत्र विवाह करा दे, 15 रुपए में मंगली लड़की का मंगल उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वो विवाह को सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता? वो ये मई और जून की भयंकर गर्मी वाली लग्नों को गोल क्यों नहीं कर देता? वो कर सकता है। और ईसाई और मुसलमानों में जो बिना लग्न देखे विवाह होते हैं, तो क्या लड़का लड़की मर जाते हैं? नहीं ना। 8 प्रकार के विवाहों में जो गंधर्व विवाह है वो क्या है? वो यही तो है जो आज होने लगा है। लड़का लड़की भाग कर कहीं शादी कर लेते हैं, उधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट कराने जाता है कि अमुक लड़का हमारी नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया। पर कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़की अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ में ले गई होती है, जिसमें जन्म तारीख लिखी होती है। वो कहने लगे मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने इधर कौन आएगा, और पटियाला में कटी नाक को इधर कौन देखेगा? काट लें पटियाला में। वो गुमसुम बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ और घंटे भर में शादी करवा देता हूँ। वो चौंके और कहने लगे आपको विवाह कराने की विधि आती है? मैंने कहा हाँ हाँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का अगर नालायक निकल जाए या किसी काम के लायक ना रहे तो कम से कम इससे सत्यनारायण की कथा और विवाह करने की विधि तो सिखाई दो। ये तो मैं बचपन में ही सीख गया था। और बात यह है कि आजकल वैसे भी कौन संस्कृत समझता है? पंडित क्या बोल रहा है इसे भी कौन सुनता है? लोग तो सिर्फ और अह ही जानते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके से मंगल श्लोक पढ़ दूं, ओम जय किंजलम वेंट अप द हिलम टू फिश द पेल ऑफ वाटर, ओम जय फेल डाउन टू ब्रोक हिज क्राउन एंड जिम किन ट्रम्बलिंग आफ्टर कुर्यात मंगलम सदम स्वाहा, इसे भी लोग मंगल श्लोक ही समझेंगे। वो हंसने लगे। मैंने कहा लड़का उत्तर प्रदेश का कानकुब्ज, आप पंजाब के खत्री, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप एक सलाह मेरी मानिए, इससे भी कम में निपट जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी। लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब घंटे भर में इन दोनों की शादी करवा दीजिए। उधर रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखिए कि लड़के के पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने उम्मीदें छोड़ दी थी,
2-3 घंटे वो किसी तरह जी सकते थे। लड़के के पिता ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी मृत्यु के पहले ही लड़के का विवाह संपन्न हो जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लिहाजा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने फौरन शादी करा दी। लड़का लड़की वर वधू के रूप में उनके सामने आए, उनके चरणों पर अपना सर रखा। उन्होंने इतना ही कहा, सदा सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। आप माफ करेंगे, इसी कारणवश हम आपको शादी में नहीं बुला सकते। उन्होंने कहा, तरकीब तो ठीक है, मगर इस तरह की धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें आदमी काम का लगा नहीं। अगले ही दिन सुबह मुझे जाना पड़ा। 2-3 महीने बाद लौटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नकद लेकर शादी कर डाली। 2-3 दिन बाद से ही साहूकार सुबह से तकादा करने लगे। मैंने बोला, अब क्या हाल है? तो लोगों ने बताया, साहूकार अभी भी आते हैं, मगर ये देखकर निराश लौट जाते हैं कि अब काटने को नाक ही नहीं बची। मैंने मजाक में कहा, साहूकारों से कह दो उनकी दूसरी नाक पूरी की पूरी पटियाला में रखी है, वहां जाकर काट लें।